साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सृजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रवासी आयोग बनाए जाने की घोषणा की गई थी। साथियों हमने पहले के अपने किसी डीसीडी में इसकी चर्चा हमने पहले की थी प्रवासी आयोग की। तो अब आज सवाल क्या है कि इस प्रवासी आयोग का नाम क्या है। तो साथियों उस प्रवासी आयोग का नाम है कामगार श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार कल्याण आयोग। ये ध्यान रखेंगे, ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह प्रवासी आयोग का नाम क्या है जो आप प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया है। नाम क्या है? कामगार श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार कल्याण आयोग। साथियों इस आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों से लौट के अब भारत फिर से अपने प्रदेश में आए हुए हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा साथ साथ आर्थिक सुरक्षा दोनों उपलब्ध कराया जाएगा। एक और बात इसमें क्या है कि इसमें एक डेटाबेस इकट्ठा किया जाएगा किसके, जो श्रमिक वापस आए हैं उन श्रमिकों में क्या योग्यता है, क्या स्किल है, उसके आधार पर एक डेटाबेस बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो श्रमिक कुशल नहीं है या अर्ध कुशल सिर्फ है, उन्हें अल्पकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल डेटाबेस भी बनाया जाएगा। और हमने बात की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह जोड़ी गई है इस आयोग में कि ये श्रमिक जब अगर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो जैसे पहले होता था ऑटोमेटिक मतलब खुद से चले जाते थे, दूसरे राज्य के लोग आके ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर किसी दूसरे राज्य में जाने से पहले सरकार पूरी व्यवस्था करेगी और वहाँ पर जो इस राज्य में जा रहे हैं उस राज्य की संस्था द्वारा पूरा जो भी नियम होंगे, जो उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जो चाहिए वो सारे अगर वह फुलफिल करेगा तभी जाने दिया जाएगा। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात इसमें कि सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपने ही राज्य में जो विभिन्न बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं या संस्थाएं हैं उन लोगों से इसने संपर्क करके लगातार लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी सरकार कर रही है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य द्वारा अपना राज्य गीत घोषित किया गया है? तो वह राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा ने हाल ही में अपना राज्य गीत घोषित किया है। साथियों हमें यह जानना है कि वह राज्य गीत कौन सा है। वह है गीत वंदे उत्कल जननी। और इस वंदे उत्कल जननी को के लेखक कौन है? वो है लक्ष्मीकांत महापात्रा। और यह महत्वपूर्ण बात कि यह जो गीत है वंदे उत्कल जननी, यह गीत आज के 110 साल पहले ही लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। और यह गीत उड़ीसा राज्य के राज्य कार्यक्रमों में या अन्य कार्यक्रमों में पहले से ही गाया जाता रहा है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? वो है हमारे भारत के गीतकार जावेद अख्तर साहब को। और महत्वपूर्ण यह है कि यह रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर साहब प्रथम भारतीय हैं। और यह अवार्ड जो है 2003 से एक विकासवादी ब्रिटिश नागरिक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। साथ ही आज का चौथा प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसे कि FSSAI भी कहते हैं द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया गया है। तो हमें ये बताना है कि इसके शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो हम इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं साथियों। ये जो FSSAI द्वारा ये राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स जारी किया जाता है या इस संदर्भ में जारी किया जाता है कि विभिन्न राज्य अपने नागरिकों को जो खाद्य सुरक्षा है यानी कि खाद्य के संदर्भ में सुरक्षा में किस स्तर पर हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो गुजरात जो है बड़े राज्यों में गुजरात बड़े राज्य है, इसमें गुजरात नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है और नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। जब छोटे राज्यों की हम बात करते हैं यहाँ पे गोवा प्रथम है, नंबर 2 पर मणिपुर और नंबर 3 पर मेघालय है। साथ ही साथ हम जब यूटीज की बात करते हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें चंडीगढ़ प्रथम हो जाता है और नंबर 2 पर दिल्ली और नंबर 3 पर अंडमान निकोबार की स्थिति आती है। तो साथियों ये है महत्वपूर्ण कि
इसमें जो FSSAI है यह एक यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं जो मानक प्राधिकरण है यह एक सांविधिक संस्था है। अर्थात इस प्राधिकरण का जो निर्माण किया गया था 2006 में एक एक्ट लाया गया था भारतीय संसद में जिसके माध्यम से इसे बनाया गया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इसकी स्थापना कब की गई 2006 में और इसका जो मुख्यालय है वह है दिल्ली में। साथियों आज का हमारा 5वां प्रश्न, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम आदित्य है उसे किस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न में कि भारत का प्रथम सौर संचालित नौका कौन सी है, वह है आदित्य और इस आदित्य को किसी पुरस्कार के लिए अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो वह पुरस्कार कौन सा है, वह है गुस्ताव ट्रूप पुरस्कार, गुस्ताव ट्रूप अवार्ड कह सकते हैं। और तो इसके लिए अभी शॉर्ट लिस्ट किया गया, अभी दिया नहीं गया है लेकिन शॉर्ट लिस्ट हुआ है। तो इसलिए आदित्य जो है हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि आखिर वो है क्या। आदित्य जो है जैसा कि हमने बता दिया सौर ऊर्जा संचालित भारत की प्रथम नौका है, लेकिन यह केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा, केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा। महत्वपूर्ण बात क्या साथियों इसमें कि यह जो नौका है इसका प्रतिदिन का खर्च मात्र कितना है 180 रुपए। और अगर यही नौका जितना ये फेरे लगाती है या जितना ये संचालन करती है चलती है, अगर उतना पूरा डीजल इंजन से चलाया जाए तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 8000 रुपए। यानी कि अगर डीजल से इसे चलाया जाए तो यही खर्च कितना हो जाएगा 8000 रुपए। आज का हमारा छठा प्रश्न, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है और यह जो विश्व महासागर दिवस है पहली बार कब मनाया गया था 2009 में। साथियों इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस बार यानी कि 2020 का जो थीम है विश्व महासागर दिवस का वह क्या है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। क्या है, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। और एक महत्वपूर्ण बात इसी के साथ साथ एक बात निकल के आई थी 30x30 यानी 30x30। इसका मतलब क्या है कि जब 2009 में यह मनाया जाना शुरू किया गया था तो यह कहा एक बात की गई थी कि विश्व महासागर दिवस 2030 तक नीले ग्रह को की 30% रक्षा करनी है। यानी कि 2030 तक नीले ग्रह का 30% रक्षा करनी है। और नीला ग्रह का है तो साथियों हम जानते हैं अगर भूगोल में आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 से अधिक भाग पानी से घिरा हुआ है और वह दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये आज का छठा प्रश्न लेते हैं और यह हाल ही में चर्चा में रहा अंतर संसदीय गठबंधन क्या है। अंतर संसदीय गठबंधन क्या है, तो अंतर संसदीय गठबंधन क्या है, यह 8 लोकतांत्रिक देशों के वरिष्ठ संसदों का वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह है। कितने देशों का, 8 लोकतांत्रिक देशों के वरिष्ठ सदस्यों का एक गठबंधन है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कनाडा, USA, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे और साथ ही साथ इसमें यूरोपीय संसद, जैसा कि हम जानते हैं यूरोपीय यूनियन है तो यूरोपीय यूनियन का अपना यूरोपीय संसद भी है, तो उस यूरोपीय संसद के सदस्य भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ये देश हो गए प्लस यूरोपीय संसद। इस तरह से इन सारे लोगों के जो वरिष्ठ सदस्य हैं इन लोगों ने मिलकर समूह बनाया है और इस समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, चीन से मुकाबला करना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चीन चाहे कोविड-19 के संदर्भ में हो या आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में हो, लगातार वह चर्चा में बना है और वैश्विक परिदृश्य पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। साथ ही साथ कभी कभी जिद भी करता है। इसी संदर्भ में यह गठबंधन आकार ले रहा है। हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें भारत यानी अपना देश नहीं है, साथ साथ रूस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वह लोकतांत्रिक देशों से एक तरह से दूरी बना के रखता है। और नेक्स्ट वन इसमें ना तो दक्षिण कोरिया है और ना ही फ्रांस। जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें फ्रांस भी नहीं शामिल है। साथियों आज का 8वां प्रश्न, भारत UN सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। तो हमें बताना है कि इसके पहले वह कितनी बार सदस्य रह चुका है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो UN है हमारी यानी कि संयुक्त राष्ट्र है जो,
इसमें कुल 15 सदस्यों की एक टीम है जिसे कहा जाता है सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। ये 5 सदस्य तो अस्थायी सदस्य हो गए, और साथ ही साथ इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। और जब वो 2 साल के बाद 5 सदस्य रिटायर होते हैं तो दूसरे 5 सदस्य इसमें स्थान लेते हैं। तो इसी संदर्भ में भारत जो है ये अस्थायी सदस्य के रूप में फिर से स्थान लेने जा रहा है। तो हमें यह बताना है कि इसके पहले भारत कितनी बार सदस्य रह चुका है। तो भारत इसके पहले 7 बार सदस्य रह चुका है, और लास्ट में जो 7वीं बार था वह कब था, 2011-12 के लिए। और वर्तमान में जो भारत सदस्य बनने जा रहा है किस वर्ष के लिए है, 2021 और 22 के लिए, 2021-22 के लिए। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत जो सदस्य बनने जा रहा है ये होता है एशिया प्रशांत समूह। और भारत के संदर्भ में हमने क्यों कहा कि बन ही जाएगा, तो इसलिए है कि जो एशिया प्रशांत समूह में से और कोई सदस्य नॉमिनेट ही नहीं किया है, मतलब भारत अकेला सदस्य है जो इसमें नॉमिनेशन किया है एशिया प्रशांत समूह से। इसलिए भारत निश्चित तौर पर अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया जाएगा। ओके, तो हमें यह नहीं भूलना है भारत 7 बार बन चुका है, इसका मतलब है कि ये जो बनने जा रहा है अब 8वीं बार है, ये ध्यान रखना है। कौन से बार है, 8वीं बार। ओके, हालांकि भारत इस यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जब मौका मिला है तो वह अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होकर अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। और वैश्विक स्तर पर एक जो चेहरा लगातार बन रहा, भारत लगातार विकसित हो रहा है, वहां पर उसे मौका मिल रहा है, तो उसे भारत सोचता है कि इस मौके को रूप में भुनाया जाना चाहिए। तो साथियों, आज का हमारा नवा क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर्वाधिक कमाई करने वाला व्यक्ति कौन है। अर्थात सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से भी बहुत सारी तरीके से पैसे आते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे आप लोग अगर चीज़ों को करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, आप कोई वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं और उसकी एक निश्चित व्यूअर होते हैं, यानी कि एक निश्चित समय होता है, उससे ज़्यादा अगर जब देखा जाता है तो यूट्यूब आपको पैसे देता है। ऐसे ही ट्विटर में भी, फेसबुक में बहुत सारा से इस तरह की चीज़ें, गतिविधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से आर्थिक लाभ लोगों को मिलता है। तो सवाल यह है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वर्ष सर्वाधिक कमाई करने वाला व्यक्ति कौन है। तो वह व्यक्ति है पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो साथियों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, थैंक्स मां नामक एक अभियान जो चर्चा में है, यह चर्चा में है तो यह है क्या। साथियों, यह है एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चर्चा भी हमने की थी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्य सरकारें हो या अन्य जो देश हैं, सारे लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संदर्भ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग अलग अभियान चला रहे हैं। तो इसी संदर्भ में जो है यह एमपी सरकार द्वारा भी एक अभियान चलाया गया और उसने इसको नाम दिया है क्या, थैंक्स मां। तो ये ध्यान रखना कि थैंक्स मां क्या है, एक वृक्षारोपण अभियान है, और इसे कौन देश राज्य चला रहा है, ये है एमपी सरकार। ओके साथियों, ये आज का अंतिम प्रश्न था। थैंक यू सो मच।